अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दाजान, मौत का दिन मुकर्रर है और हर जी रूह को मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। बस आज या तो कल हमारी बारी है। दाजान, आप इन्हें तो मुझसे कहा था कि मरने वालों पर रोया नहीं करते, बल्कि उन्हें देखकर आहत की तैयारी करते हैं, उनके लिए पढ़कर बख्शते हैं। आपने कहा था ना, जब हम रोते हैं तो मुर्दा कहता है कि रो मत बल्कि अपनी तैयारी करो। आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। फिर आप ही कैसे कमज़ोर पड़ गई। दिलावर शाफरत दादी के इंतकाल की खबर सुनकर फौरन पिंड उनकी घर पहुंचा था। उनको देखते ही दाजान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो दिलावर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तब भी दिलावर ने उनके आंसू को साफ करते हुए उनकी ही बताई हुई बातों को दोहराते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। दिलावर, तुझे तो पता है फरत में छोटी बहन थी और बहुत तकलीफ से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जाबर और रुखसाना के रोड एक्सीडेंट के बाद अपनी छोटी सी 3 साला पोती दानिया को उसने ही पाल पोस कर जैसे तैसे बड़ा किया, और अब हावर उसकी बीवी से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, जिन्होंने अपनी माँ को सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर किया और उस बच्ची के सर पर शफकत का हाथ नहीं रख सके तो उसके मरने के बाद क्या हक ख्याल रखेंगे। दाजान ने बोलते बोलते फिर से रोना शुरू कर दिया। दाजान, मुझे सब कुछ पता है। आप कैसे छुप छुप कर उनकी मदद किया करती थी। मैं आपकी बहन तो नहीं लौटा सकता, हाँ अलबत्ता उनकी पोती दानिया की कफालत ज़रूर कर सकता हूँ। दिलावर शाह ने बहुत सोच समझ कर उन्हें तसल्ली दिलाई। दिलावर, तुम अभी वापस तो नहीं जाओगे ना इस्लामाबाद। उन्होंने अपने आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए कहा। नहीं दाजान, मैं आपके ही पास हूँ। दिलावर ने कहते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। दाजान के सीने से लगी अपना दुख हल्का करने लगी। दाजान फर्द के इंतकाल के चौथे दिन ही दानिया को अपने घर लेकर आ गई थी। उनकी बहन की शादी भी पिंड में ही हुई थी, मगर यावर और हावर के पैदा होने के बाद उनके शोहर ने बहुत ही कम उम्री में उनका साथ छोड़ दिया और मन्नू मट्टी तले जा सोए। फर्द ने जैसे तैसे अपने बेटों की परवरिश की। हावर शादी के बाद बिल्कुल बदल गया, अपनी माँ के वजूद से भी इनकारी हो गया। वहीं यावर अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फर्द बेगम की जिंदगी में अभी और दुख भी लिखे थे। उनका बेटा यावर और बहू भी उन्हें अकेला छोड़ गए। दानिया उनकी झोली में आन गिरी और आप उनके इंतकाल के बाद दाजान दानिया को घर लेकर आ गई थी। दाजा अपनी बहन की मदद को हम वक़्त तैयार रहती थी। एक ही गांव में रहते हुए उनके हालात से बखूबी वाकिफ थी। दाजान और दानिया के दुख को देखते हुए दिलावर ने भी एक हफ्ता उनके पास गुजारने का सोचा। आज 4 दिन तो यूं भी हो चुके थे। दिलावर ने आदत के मुताबिक सुबह फजर की नमाज अदा करके कुरान पाक की तिलावत की और थोड़ा सा सो गया। सोकर उठा तो वाह करने निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। दिलावर, वो जैसे ही वाक से वापस आते हाल में दाखिल हुआ तो दानिया ने उसे देखते ही सलाम जारा। वालेकुम सलाम बहना, कैसी हो। दिलावर ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। आपके लिए नाश्ता बनाऊं, आपके लिए नाश्ता लाऊं। दानिया ने मदम आवाज में पूछा। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो बहना, हवेली मुलाजमों से बड़ी पड़ी है, तुम आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक दाजान से या मुझसे कह देना। दिलावर ने कंधे झटकते हुए माथे पर आए पसीने को पोंछते लापरवाही से कहा। ठीक है। दानिया ने अपनी छोटी छोटी आंखों को झपकते हुए आड़ी नजर दिलावर शाह के खूबसूरत सरापे पर डाली और अपने रूम में चली गई। दिलावर ने रूम में आकर शावर लिया और फ्रेश होता डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए चलाया। अस्सलाम वालेकुम क्यूट सी लेडीज। दिलावर ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर उदास बैठी दाजान ने चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट दौड़ गई। जीते रहो मेरे लाल। दाजान ने नम आंखों से दिलावर के सर पर हाथ रखते हुए कहा। दाजान, प्लीज अब रोइए तुम मत, वरना दानिया ने भी रोना शुरू कर देना है, और जब आप दोनों रोएंगी ना तो इस नाचीज को भी तो लाजवाब शर्माना दुनिया दिखावे को रोना पड़ेगा। इस वक्त मेरा रोने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि पेट में चूहे उन्हें फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। दिलावर ने दाजान के मुंह को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते अपने पेट को पकड़ते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा। दिलावर की एक्टिंग पर दानिया और दाजान दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। हमेशा यूं ही हंसा रहा करो मेरी प्यारी स्वीट लेडीज, उसने खुश होते हुए कहा तो दानिया ने फौरन से बेचकर दिलावर के लिए गिलास में शेक निकाला, उसे थमाने लगी। उसी तरह दिलावर का फ़ोन बजने लगा। वह बहुत ही जल्द में फ़ोन उठाता बात करने में मसरूफ़ हो गया। बात करते करते उसकी नज़र जैसे ही दानिया के हाथ में पकड़े शेक पर गई तो उसने इशारा करते हुए हाथ जल्द में आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही दानिया ने गिलास उसे दिया तो दिलावर की उंगलियां उसके हाथ से मिस हुई और दानिया के हाथ से गिलास छूटकर दिलावर के पैंट पर ही उल्ट गया। दानिया घबराती हुई फौरन दिलावर के पैंट को अपने नाजुक हाथ से झटकने लगी। वो साफ क्या होती, मगर दिलावर के इतने करीब आने पर उसके परफ्यूम की तेज महक दानिया के नथुन से टकराने लगी। वो अचानक बहुत तेजी से पीछे हटी। रहने दो, कोई बात नहीं,
दिलावर ने फ़ोन रख कर आराम से कहा और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि दानिया हुनकों की तरह बस उसे जाते हुए देखती ही रह गई। दाजान, इस मर्तबा मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, अभी तो मुझे जाना ही होगा। दिलावर दाजान के गोद में सर रखे नम लहजे में गोया हुआ। मेरे बच्चे, तुझसे तो मेरे घर में रौनक होती है, खैर से काम भी ज़रूरी है, तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अलबत्ता अगर तू शादी की रजामंदी दे देता तो मैं तेरे लिए प्यारी सी लड़की ज़रूर ढूंढ लेती। दाजान ने उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, जबकि उनकी बात पर दिलावर की नज़रों के सामने लाड़ेब का सरापा से लहराते ही कि वो मुस्कुराने लगा, मगर उससे ज़बरदस्ती किए गए नकाह का सोच कर ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दाजान, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं चाह कर भी आपको अपने नकाह के बारे में अभी बता नहीं सकता। वैसे ही बहुत मुश्किल से आपने उदासी को खैर बात कहा है, फिर अपने नकाह का बताकर मैं आपको कैसे दुख दे सकता हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन लाड़ेब हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लेगी तो सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। दिलावर छत को घूरते हुए दिल ही दिल में सोचने लगा, दिलावर, कहाँ खो गए हो? क्या कोई सोहनी कुड़ी ढूंढ ली है क्या, जिसके ख्वाबों में खोए हुए हो? उन्होंने दिलावर के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए शोहिद से कहा। नहीं, नहीं तो मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है दाजान, चलिए मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मुझे निकलना भी तो है। उसने नजर चुराते हुए जल्दी से कहा और कमरे से जाने लगा। दिलावर, इस दफ़ा तुम आओगे तो शादी नहीं तो मंगनी तो ज़रूर कराऊंगी। घर में अकेले रह रह कर बहुत बोर हो गई हूँ, तुम्हारे पास तो वक़्त रहता नहीं, कम से कम दुल्हन तो मेरा दिल बहलाएगी। दाजान ने तकरीबन रोते हुए कहा तो दिलावर के दिल को कुछ हुआ। वो तड़प कर दोबारा उनके पास आता उन्हें गले से लगा गया। दाजान, आप शायद भूल रही हैं, इस बार आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ दानिया भी है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगी। दिलावर उनके माथे पर बुसा देते हुए धीरे से कहा, सिर्फ दानिया ही तो है। दाजा ने रूठेपन से कहा, दाजा, मैं शादी भी तो एक ही लड़की से करूंगा, तब भी आपके पास सिर्फ एक ही लड़की रहेगी, जब तक आप दानिया से काम चला लीजिए। उनकी बात पर दिलावर ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसने लगी। दानिया, जाओ ज़रा दिलावर को देख कर तो आओ, अभी तक तैयार होकर नहीं आया। उसे इस्लामाबाद के लिए निकलना था, अभी आते ही जल्दी जल्दी के कसीदे बढ़ने लगेगा। दाजान हाल में कब से उनका उसका इंतज़ार कर रही थी। जो 1 घंटे पहले उनके कमरे से गया था वो शायद अभी तक तैयार नहीं हुआ था। जी, कहकर दानिया उनके कमरे की तरफ चली गई, मगर वो कमरे में ही कहीं नज़र नहीं आया तो वो बेड के साइड टेबल पर फ्रेम में लगी दाजान और दिलावर की तस्वीर को हाथ में उठाती देखने लगी। दिलावर वॉशरूम से तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए तेजी से निकला। उसके कपड़े बेड पर पड़े थे और वो सिर्फ ट्रैक में ही मौजूद था। सर पर तौलिया रखने से वो दानिया को बिल्कुल नहीं देख सकता था और तेजी से बेड पर झुककर कपड़े उठाते वो जैसे ही घुमा तभी दानिया भी तस्वीर रखी पलटी उसी तरह दिलावर के सीने से जा लगी। ओ सॉरी बहना, मैंने जल्दी में तुम्हें देख नहीं पाया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? दिलावर एक झटके से पीछे होते हुए गोया हुआ। वो तौलिए से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो दाजान आपको बुला रही हैं। दानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो अपनी दक दक करती सांसों को काबू में करती हुई एक नज़र उसके आधे खुले सरापे पर डालती फौरन वहां से खिसक गई। ये मुझे क्या हो गया है? अपने कमरे में आकर दानिया ने लंबी लंबी सांसें ली। उसका दिल अजीब ही तरस पर धड़क रहा था। दिलावर का सरापा उसकी नजरों में घूमने लगा। वो उसको डांटती अपने आप को रिलैक्स करती दाजान के पास आ गई। दाजान, अब मैं चलता हूँ, अपना खूब ख्याल रखना। तभी दिलावर हाल में आकर दाजान के गले लगता अलविदा कलमात कहता रुखसत हो गया। पीछे दाजान नम आंखों से जाता हुआ देखती रह गई। अलबत्ता दानिया की आंखों में भी नमी तैरने लगी, जिस पर वो खुद भी हैरान और परेशान खड़ी रह गई। दिलावर रात 8 बजे इस्लामाबाद पहुंचा तो एक दो काम उसके मुंतजिर थे। उसने फ्रेश होकर फ़ौरन से बेशतर इन फाइलों पर डिस्कशन करके अपने दस्तक किए और रात का खाना खाकर बेड पर लेट गया। आंखें मूंदते ही लाड़ेब का दिलकश सरापा उसकी नज़रों के सामने घूम गया। वो बेहतियार होता उठ बैठा। अपने और लाड़ेब के बीच कायम रिश्ते को सोचते हुए उसका दिल अजीब ही तर्ज पर रखने लगा। अचानक ही लाड़ेब को देखने के लिए उसका दिल मासूम बच्चे की तरह हम करने लगा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होता अचानक ही बेड से उठता गाड़ी में बैठकर लाड़ेब के घर की तरफ रवाना हो गया। दिलावर दरवाजे पर खड़ा ढोल बैल बजा रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बसे अफराद ने दरवाज़ा न खोलने की कसम खा रखी थी। अभी वो उदास चेहरा लिए पलटने ही वाला था कि दरवाज़ा वाह हुआ। बेटा, तुम कौन हो? एक अनजान औरत ने दरवाज़ा खोलते दिलावर को बागौर देखते हुए पूछा। आंटी, मुझे लाड़ेब से मिलना था, आप कौन है? लाड़ेब आपकी क्या लगती है? दिलावर ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए अचंभे से कई सवाल कर डाले। बेटा, हम लोग तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं, मैं किसी लाड़ेब को नहीं जानती,
तुम मेरे बेटे से पूछ लो, क्या पता उसे कुछ खबर हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए दिलाव को अंदर आने के लिए इशारा किया, मगर दिलावत उनकी बात सुनकर जैसे सकते में आ गया। अंदर आओ बेटा, उस अनजान औरत ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा तो दिलाव जैसे होश में आता हुआ गोया हुआ। नहीं आंटी, वो हिकलाते हुए बोला और तेजी से अपनी गाड़ी के पास आता किसी को कॉल मिलाने लगा। आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं, वो दिल ही दिल में सोचता कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगा। लाडेब कहाँ है? जैसे ही मुकाबले ने फ़ोन उठाया तो दलावर ने तेज लहजे में पूछा। अच्छा। मुकाबले की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा।